गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज की हमारी क्लास 28 अप्रैल 2020। हम अपने चैप्टर नंबर 3 को, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसको आगे लेकर जाएंगे। और आज का हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेटे, वो बात करता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया था बैलेंस शीट को लेकर। आज हम लोग करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। सर, ये वही प्रॉफिट एंड लॉस है जो हम लोग 11th क्लास में बनाया करते थे? हाँ बेटा, सॉर्ट ऑफ वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है कि हम लोग कंपनी के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हमें कौन सा उसका फॉर्मेट गिवन है। ठीक है सर। तो बेटे, पहले तो आपको ये याद रखना है, पहले तो आप बच्चे सब ये याद रखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट का जो कंपैरिजन होता है या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अगर वो वन मार्कर में हमसे उसकी डेफिनेशन को पूछा जाता है तो हमें वहां पे क्या लिखना है? सर आप बताएं हमें वहां पे क्या लिखना है। देखिए बेटा, ध्यान से सुने। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट शोज, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें क्या बताता है? प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हम लोगों ने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है या हम लोगों ने लॉस को इनकर किया है। ठीक है सर। बेटे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, ये हम लोगों ने बैलेंस शीट में भी देखा था। एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है हमारी इनकम स्टेटमेंट का, जहां पे हम लोग उसके रिजल्ट्स को, उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को, जो एक साल से ज्यादा के लिए होता है, फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग पीरियड, हम उसके एब्सोल्यूट चेंज को देखते हैं और उसके परसेंटेज चेंज को देखते हैं। सर, ये हम लोग बैलेंस शीट के टाइम पर तो अच्छे से देख चुके हैं कि परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है। बेटे, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये हम लोग बैलेंस शीट के अंदर अच्छे से देख चुके हैं कि परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर, फिर भी अगर आप हमें एक बार याद दिला दे तो बेटा, मैं एक बार आपसे फिर चर्चा करूंगा कि एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला जाता है। मैं आज फिर आपसे एक बार चर्चा कर लूंगा कि एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला जाता है और परसेंटेज चेंज को कैसे निकाला जाता है। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। आगे चलते हैं। बेटे, हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मेट लिख कर दिया है। मैंने आपको फॉर्मेट लिख कर दिया है। सर, किस चीज़ का फॉर्मेट आपने लिख के दिया है? बेटा, मैंने आपको फॉर्मेट लिख कर दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको इसी फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये फॉर्मेट बहुत आसान है। आप लोगों को ये फॉर्मेट जल्दी से समझ में आ जाएगा। सर, ये फॉर्मेट हमने पहले भी कभी पढ़ा है? हाँ बेटा, आपने इसको किसी ना किसी दूसरे रूप में देखा है। आज आप इसका दूसरा रूप देखेंगे बस। लेकिन आपको करना वही है कि आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है सर। बेटा देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 कॉलम बनने हैं, वही पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है सर। पहला पॉइंट आता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेकर। सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है बेटा? अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। वैसे नेट सेल्स होता है कि जो हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिजनेस की, हमने वहां से कितना पैसा कमाया है। ठीक है सर। अभी मैं इन सारे एलिमेंट्स की चर्चा करता हूँ आपसे। फर्स्ट पॉइंट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेकंड पॉइंट के अंदर अदर इनकम है, थर्ड पॉइंट के अंदर इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल रिवेन्यू है। सर, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, अगर आप इनको प्लस कर देंगे तो बेटे आप पहुंच जाएंगे टोटल रिवेन्यू पर। ठीक है सर। सर, ये हमें सब कुछ गिवन होगा क्या? हाँ बेटा, आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। बेटे, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बेटे नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सपेंसेस। आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं।
अगर आपको एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, अगर बेटे आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, तो इनको अलग-अलग रूप में आपके सामने दिया जा सकता है। इनका मतलब है आपको अलग-अलग टर्म्स में आपके सामने लिखा जा सकता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर या तो डायरेक्टली एक्सपेंस वर्ड ही गिवन होगा। अगर आपको एक्सपेंस एक साथ नहीं दिए गए होंगे, तो वो अलग-अलग नाम से आपको दिए होंगे और अभी हम लोग इन सारे नाम की चर्चा करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर ए में हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पॉइंट नंबर बी में लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पॉइंट नंबर सी में हमने लिखा है चेंज इन इन्वेंट्रीज। सर इन्वेंट्रीज किस किस की बेटे मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, तो ये स्टार लगाने का मतलब है इन्वेंट्रीज किस किस की हो सकती हैं बेटा, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की और स्टॉक इन ट्रेड की। ठीक है सर। पॉइंट नंबर डी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है सर। पॉइंट नंबर ई फाइनेंस कॉस्ट। पॉइंट नंबर एफ डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है सर। पॉइंट नंबर जी अदर एक्सपेंस। सर अभी आप हमसे इन सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं? हाँ बेटा, मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा इन पे सब पे डिटेल डिस्कशन में अभी आपके साथ करता हूँ। लेकिन सर हमने अभी तक क्या याद करा बेटे, आप लोग सब आंख बंद करके याद करो। सबसे पहले लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखा जाता है अदर इनकम। फर्स्ट पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पॉइंट अदर इनकम, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर फोर्थ में आता है एक्सपेंस। बेटे एक्सपेंस हमें 95% क्या 99% क्वेश्चन में गिवन होंगे। 1% क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर हमें एक्सपेंस के अलग अलग सब हेड्स गिवन है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। इनमें से कोई दो तीन आपको अलग से एक दो क्वेश्चन में गिवन है, वरना तो हमें डायरेक्टली एक्सपेंस वर्ड दिया जाता है। ठीक है सर। सर मतलब ये हमारी टोटल इनकम हो गई, उसमें से अगर हम अपने एक्सपेंस, जो ये मेरे एक्सपेंस होते हैं, अगर मैं इनकम में से ये एक्सपेंस को माइनस कर दूं, टोटल रेवेन्यू में से मैं अपने एक्सपेंस को माइनस कर दूं बेटे, ये टोटल रेवेन्यू में से मैं अगर अपने एक्सपेंस को माइनस कर दूं, तो सर मैं उस वाले प्रॉफिट पर पहुंच जाऊंगा जो टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट है। आपने अभी टैक्स नहीं दिया, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट है बेटे। मैं तभी यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये वो प्रॉफिट निकल कर आ गया, आपने टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करवाया, आपने टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करवाया, और ये वो प्रॉफिट निकल कर आया जो टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। जी सर। बेटे इसमें से आप टैक्स पे कर दो, इनकम टैक्स, आपको जो टैक्स पे करना है सर, इसका रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एज्यूम करना पड़े, आपको हमेशा गिवन होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस वाली वैल्यू के ऊपर हम लोग टैक्स निकाल लेंगे जो वैल्यू दी गई है, और उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप इसको माइनस कर देंगे और आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर हम लोग तो ना जल्दी जल्दी ऐसे याद कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, सर इसका टोटल आ गया टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सर ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सर हमने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर हमें तो ये याद हो गया। बस बच्चों, आपको अगर ये याद हो गया तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे इसको याद कर लें और हमारे सारे बच्चे इसको अच्छे से याद कर लें। हाँ सर। तो बेटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, आप उसको प्लस कर देंगे, ये आ गया आपके पास टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप माइनस कर देंगे प्रॉफिट, आप बिफोर टैक्स में से आप टैक्स को माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटे, आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया? हाँ सर, हमें फॉर्मेट समझ में आ गया बेटा। उसके पहले मैं आगे चलने से पहले आपको फिर एक बार पहले वाली विषय पे चर्चा कर लेता हूँ बेटे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट इस बात को बताते हैं, शो करते हैं कि हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर हमने कितना लॉस इनकर किया है ड्यूरिंग द ईयर। ईयर मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर के लिए होता है ना, इसलिए उसने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये भी हमेशा याद रखना है, आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है।
इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो आप एनालिसिस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज एक से ज़्यादा वाले साल के कंपैरिजन में निकालना पड़ता है। आपको 2 साल के डेटा को कंपेयर करना पड़ता है और 2 साल के डेटा को कंपेयर करने के बाद आप उसका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई। बेटा बहुत अच्छी बात है। सर, आपने हमें इसके बाद फॉर्मेट बताया और फॉर्मेट हमने याद कर लिया। लेकिन सर आप ना हमें अभी बताने वाले थे कि एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है। बेटा मैं इसको एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। एब्सोल्यूट चेंज निकलता था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू है प्रीवियस ईयर में 10 लैक्स, यहाँ पे वैल्यू है बेटा 15 लैक्स। तो देखो 15 लैक्स करंट ईयर की वैल्यू है, 10 लैक्स प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। तो 15 लाख माइनस 10 लाख एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया बेटा? 5 लाख। मान लो अदर इनकम बेटे यहाँ पर है 2 लाख, यहाँ पर अदर इनकम है 3 लाख। तो बेटा 3 लाख माइनस 2 लाख, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। सर 1 लाख। तो बेटा एब्सोल्यूट चेंज निकल गया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है सर। सर परसेंटेज चेंज कैसे निकलता था? बेटा मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, वैसे मैंने पहले भी बताया था। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। मैं यहाँ लिख देता हूँ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। सर यानी पहले हम प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर हम करंट ईयर लिखेंगे, फिर हम अपने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे। जी बेटा। उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। और सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। सर जैसे इस वाली एग्जांपल में ये जो आपने डेटा लिया, अगर हम यहाँ परसेंटेज चेंज निकाले तो बेटा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। यहाँ 5 जीरो, यहाँ 5 जीरो हट गई। सर ये तो आ गया 50%। हाँ बेटा ये आ गया 50%। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 50% ऊपर लिखा है। ठीक है सर, हमें याद आ गया। तो बेटे फिर एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू में से मैं अपने एक्सपेंस को माइनस कर दूं सर, तो एक्सपेंस को माइनस करने से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वहां से मैं अपना टैक्स माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है सर। बेटा देखो अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से अभी सारे की सारी चीज़ों को डिटेल में बात करता हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ये बेटा मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ठीक है सर बताएं। बेटा देखो फॉर्मेट के अंदर पॉइंट नंबर 1 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। बेटे अगर मेरा काम वुड बेचने का है, मेरा टिम्बर का काम है, ठीक है, तो वुड बेचना, टिम्बर प्लाईवुड बेचना, टिम्बर शोरूम के अंदर वुड को बेचना मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। ठीक है सर। बेटे अगर मान लो कि मेरा जो काम है वो जनरल स्टोर का है, मैं ना कुछ ग्रोसरी का सामान बेचता हूँ। तो बेटा जो जनरल स्टोर के अंदर बिकने वाला ग्रोसरी शॉप का सामान होता है, अगर मेरी उसकी शॉप है तो वो मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का काम है। वो मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। तो सर मेरा जो काम होता है, मेरा जो बिजनेस होता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है जिससे कंपनी पैसा कमा रही होती है, जो कंपनी की सेल्स होती हैं, बेटा जो उनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पे जो सेल्स की जाती हैं, उन प्रिंसिपल एक्टिविटी की सेल से जो कमाया गया पैसा होता है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। या सर हम उसको नेट सेल्स कह सकते हैं। हाँ बेटा हम उसको नेट सेल्स कह सकते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है सर, हम उसको नेट सेल्स कह देंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा अदर इनकम। बेटा ये वो इनकम होती है जो कंपनी की मेन एक्टिविटी की इनकम नहीं होती है।
फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी ने कोई गोडाउन रेंट पे दिया हुआ है, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर दे रखी है, कंपनी जो है बहुत पैसा कमाती थी, उसने कहीं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब उन प्रॉपर्टी को कंपनी ने रेंट पर दिया हुआ है और कंपनी को वहां से रेंट रिसीव होता है। कंपनी ने अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं, कंपनीज ने अलग अलग कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी को इंटरेस्ट की इनकम होती है, कंपनी को डिविडेंड मिलता है, कंपनी कोई एसेट को बेचती है, वहां से उसको प्रॉफिट हो जाता है। सर, ये कोई रिकरिंग नेचर की इनकम नहीं है। कंपनी का काम प्रॉपर्टी का नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किराए पर देती रहती है और कंपनी उससे रेंट कमाती रहती है, ये तो उसकी अदर इनकम्स हो गई है। हाँ बेटा, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब उसकी इन्वेस्टमेंट की इनकम है। यानी सर ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा बेटा? ये अदर इनकम में आएगा, ये हमारी अदर इनकम में आएगा। ठीक है सर। बेटे अब हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर एक्सपेंसेस लिखे हुए थे, जिसके अंदर पहला एक्सपेंस क्या था? मैंने आपसे कहा था या तो आपको क्वेश्चन में एक्सपेंस डायरेक्टली दिए जाएंगे, अगर उसके एलिमेंट्स दे दिए गए तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले पॉइंट में लिखा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है सर। तो सर ये इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन आ सकता है? नहीं बेटा, इतना डिटेल में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो बोर्ड का पेपर देना है, तो हमें तो सारी बात पता होनी चाहिए कि मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। सर यहाँ लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हाँ बेटा, इसका मतलब होता है इट इज नेट परचेजेस, यानी गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। आपने यहाँ पर ऐसे कुछ गुड्स परचेज करे हैं जिसको आप आगे रीसेल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ग्रोसरी शॉप का। मान लो बेटा मैंने किसी कंपनी से पेन खरीदे, रिनॉल्ट की कंपनी से पेन खरीदे, सेल्समैन आया, मैंने उससे पेन खरीद लिए। अब बेटा मैं उस पेन को आगे कंज्यूमर को सेल कर रहा हूँ, यानी ये वो गुड्स थे जिसको मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं, रीसेल पर्पज से खरीद के रखा था। मैंने ब्रिटानिया कंपनी से ब्रेड खरीदी। बेटे सेल्समैन आया ब्रिटानिया कंपनी का, मेरे को ब्रेड देकर चला गया, मैंने उस ब्रेड को आगे कंज्यूमर को सेल कर दिया, यानी गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है सर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज को लेकर। डेल्टा मतलब चेंज है। अब ये चेंज इन इन्वेंट्रीज या तो फिनिश गुड्स की होंगी, या वर्क इन प्रोग्रेस में होगा, या स्टॉक इन ट्रेड में होगा। और हमारे को पता है चेंज इन इन्वेंट्रीज का एक ही फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी सर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज माइनस ओपनिंग इन्वेंट्रीज। हाँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। बेटा जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करते हैं, हम उनके बेनिफिट के लिए करने वाले खर्चे, जो उनके बेनिफिट के लिए करने वाले खर्चे होते हैं, उनको एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में डालते हैं। सर जैसे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयज को दिए जाने वाला बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, उनके वेलफेयर के लिए किए जाने वाले खर्चे, ये सारे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है सर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट। मान लो बेटा आपकी कंपनी ने कहीं से पैसा उधार ले रखा है, हमने कहीं से बोरिंग्स कर रखी, कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, कंपनी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, और हम उस लोन को लेते वक्त, हमने जब वो लोन लिया था तो हमने कोई प्रोसेसिंग फीस दी थी बैंक को, और फिर हम लोग हर महीने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो बेटे ये हमारे लिए कहलाता है फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है सर। सर वैसे तो आपने हमें सीधा सीधा बताया है फॉर्मेट के अंदर कि एक्सपेंस वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन उस एक्सपेंस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, ABCDEFG 7 एलिमेंट्स आते हैं, तो आप हमें वो 7 एलिमेंट्स बता रहे हैं। पहला एलिमेंट था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जहाँ पे आपने हमें बताया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब ऐसे गुड्स जिसको हम लोग रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर चेंज इन इन्वेंट्रीज की बात करता है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री होता है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस मतलब वो सारे खर्चे जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरीज, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। हाँ सर, आपने हमें तक यही बताया कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस आर एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स मेड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। These includes wages, salaries, bonus, staff welfare expense, etc.
फिर आपने बताया फाइनेंस कॉस्ट, कि अगर कंपनी ने कहीं से भी बोरो कर रखा है पैसा, चाहे बैंक से लोन लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो बेटा लोन लेते वक्त ली गई प्रोसेसिंग फीस, जो आप लोन लेते हैं तो आप बैंक को प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं। जब बैंक आपके लोन को प्रोसेस कर रहा होता है तो उसके लिए वो आपसे कमीशन भी लेता है, प्रोसेसिंग फीस भी लेता है। तो बेटे आपने जो भी बैंक को प्रोसेसिंग फीस दी है, जो आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बेटा वो सारी चीजें आपकी फाइनेंस कॉस्ट में आती हैं। ठीक है सर। बेटे फिर यहाँ पे दो वर्ड हमने लिखे, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये हमने 11th क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। डेप्रिसिएशन तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इतना सा बताना है दोनों में फर्क क्या होता है। तो बेटा वैसे तो 11th में पता होगा, मैं फिर इसको एक बार दोहराता हूँ। टेंजेबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और बेटे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना एमोर्टाइजेशन होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे जो परसेंटेज लगाई गई वो एमोर्टाइजेशन है, और टेंजिबल एसेट्स पे जो परसेंटेज लगाई गई वो डेप्रिसिएशन है। हाँ सर, ये आपने हमें बताया था। तो बेटा टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, फॉर एग्जांपल लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। Intangible assets are those assets which cannot be seen and touched, for example patents, goodwill। हाँ सर, ये हम लोगों को याद आ गया। सर अदर एक्सपेंस में क्या आता है बेटे? वो सारे खर्चे जो ऊपर कहीं नहीं आए, वो सारे एक्सपेंस जो ऊपर कहीं नहीं आए, जो ऊपर किसी हेड में नहीं आए, और वो सारे एक्सपेंस आपको पता होंगे क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो सारे एक्सपेंस लिखे हुए हैं। अच्छा ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, टेलीफोन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट, बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर ये तो सारी चीजें हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त हमें ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दे रखी होती थी। हाँ बेटा, वही सारे खर्चे जो कंपनी के अंदर लगते हैं अदर एक्सपेंस के हेड में आते हैं, और ये सब आपको पता है। ठीक है सर। सर यहाँ तक की बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई। तो बच्चों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, मैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सारी बातें समझते जा रहे हैं और आप लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे करते जा रहे हैं। सर आज आप वाली क्लास में आपने हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 मीनिंग बताया कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, और सर उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर उसका फॉर्मेट बताया। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना आपने दोबारा से रिवाइज कराया। सर उसके बाद आपने हमें एक एक एलिमेंट को समझाया कि उस एलिमेंट में क्या क्या आता है। अब सर हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। हाँ बेटा, अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर आएंगे। ये देखो एग्जांपल नंबर 1, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, अदर इनकम। नोट नंबर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019। सर यहाँ तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि 2019 पिछला साल था तो ये प्रीवियस ईयर है, और 2020 करंट ईयर है। हाँ बेटा, ये तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन सा आपके लिए प्रीवियस ईयर है और कौन सा आपके लिए करंट ईयर है। ठीक है सर। चलो बेटा सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम नोट नंबर, प्रीवियस ईयर 2019, करंट ईयर 2020। हाँ सर, ये हमें दिया हुआ है। एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज सर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है बेटा। सर अब हम क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया, देखो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था। पॉइंट नंबर 1 में फॉर्मेट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है 10 लाख, 15 लाख, कितना चेंज हो गया 5 लाख, यहाँ परसेंटेज आ गया 50%। पॉइंट नंबर 2 में क्या आता था हमारे पास? अदर इनकम 2 लाख, 1,80,000। सर यहाँ तो कम हो गई। तो बेटा अगर कम हो गई तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया। देखो ये ब्रैकेट लगाया हुआ मैंने यहाँ पर 20,000 से। तो सर परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगा। हाँ बेटा परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगा। सर फिर पॉइंट नंबर 3 जो होता था जिसको टोटल रिवेन्यू कहते थे, वो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों का टोटल होता था। तो बेटे 10 लाख और 2 लाख 12 लाख, 15 लाख और 1,80,000 16,80,000,
यहाँ से यहाँ पे जो चेंज आया वो 4,80,000 का आया और यहाँ पर परसेंटेज चेंज 40% आया, यानी सर 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लैक्स इंटू 100। हाँ बेटा। एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 4, मैंने कहा था ना एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए गए होंगे। तो प्रीवियस ईयर के 6 लाख के थे, करंट ईयर 10,50,000 था, इंक्रीज आ गया 4.5 लाख, परसेंटेज आ गया 75%। 12 लाख में से माइनस कर देंगे, 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख, 16,80,000 माइनस 10,50,000, 6,30,000, कितना चेंज आया बेटा 30,000। यहाँ परसेंटेज चेंज कैसे निकला, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 5%। देख लो आप क्वेश्चन को एक बार, मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन को देख लें, कोई डाउट है तो आप मेरे को बताएं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख था प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 15 लाख था। तो बेटे 10 लाख में से 15 लाख था, 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ 2 लाख से 1,80,000 हो गया, कम हो गया तो नेगेटिव वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और परसेंटेज भी ब्रैकेट में आई। 12 लाख में से 16,80,000 हो गया, तो बेटे 4,80,000 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सर पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा वैल्यू इंक्रीज कर गई। जब वैल्यू इंक्रीज कर गई 12 लाख से 16,80,000 हो गई, तो 4,80,000 मेरी क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, परसेंटेज निकला 40%। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सपेंस 6 लाख और 10,50,000 था। तो 6 लाख और 10,50,000 के अंदर 4,50,000 आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 6 लाख से 10,50,000 हो गया, तो 4.5 लाख वैल्यू पॉजिटिव आ गई। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 75%। 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख, 16,80,000 माइनस 10,50,000, 6,30,000। देखो बेटा कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई, 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 5%। ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे आपको यहाँ पर भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2012-13 और यहाँ पे लिखा है 2011-12। तो सर पिछला साल तो 11-12 हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, 2012-13 हमारे लिए करंट ईयर हो गया। हाँ बेटा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा 15 लाख है और यहाँ पे 20 लाख है। अदर इनकम देखो बेटा, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है। एक्सपेंसेस देखो बेटे, यहाँ पे 15 लाख है, यहाँ पर 21 लाख है। हाँ सर। बेटे अब हमें कुछ नहीं करना, बस रेट ऑफ इनकम टैक्स हमें 50% दिया हुआ है दोनों साल के लिए, नीचे ये नोट में दे रखा होगा एडजस्टमेंट के अंदर। तो पहला साल पर्टिकुलर्स नोट नंबर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, ये आ गया परसेंटेज चेंज। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ 15 लाख, यहाँ 20 लाख, सर कितना चेंज आया 5 लाख, ये परसेंटेज आ गया। अदर इनकम ये मेरा पॉइंट नंबर 1 होता है, पॉइंट नंबर 2 होता है, ये पॉइंट नंबर 3 होता है। यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देता हूँ। 4 लाख, 10 लाख, कितना इंक्रीज हुआ 6 लाख, 15 लाख प्लस 4 लाख 19 लाख, 20 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख। अब 19 लाख से 30 लाख हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो गया 11 लाख। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको एक्सपेंस दिया हुआ 15 लाख 21 लाख, कितना इंक्रीज हो गया बेटा 6 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकल कर आया, सर आपने यहाँ पर क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपने थर्ड में से
फोर्थ को माइनस कर दिया, यानी सर 19 लाख माइनस 15 लाख 4 लाख, 30 लाख माइनस 21 लाख 9 लाख, 4 लाख और 9 लाख कितना इंक्रीज हुआ बेटा 5 लाख। टैक्स 4 लाख का दो 50%, सर दोनों तरफ 50% है, हाँ बेटा 4 लाख का 50% 2 लाख, और बेटे 9 लाख का 50% 4,50,000, कितना इंक्रीज हुआ 2.5 लाख। इसमें से इसको माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसका एब्सोल्यूट चेंज निकाला और परसेंटेज चेंज निकाला। सर परसेंटेज चेंज तो वैसे ही निकालना है, हाँ बेटा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। यानी सर बस हमें क्वेश्चन में 2 साल दिए हैं, हम उसको प्लस माइनस करें, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और अपना एब्सोल्यूट चेंज निकाल लें और उसके बाद परसेंटेज चेंज निकाल दें। हाँ बेटा यही करना है आपको बस। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट, थोड़ी वर्किंग ज़्यादा होगी और कुछ नहीं है बेटा। आपको पर्टिकुलर्स दिया है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019। आप क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर ले। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख 2020 में दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 में 20 लाख रुपए का दिया है। अदर इनकम लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा सर यहाँ पे ना वैल्यू दी हुई है अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकालना है। और बेटे एक्सपेंस में भी क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और नीचे टैक्स रेट दिया हुआ है। अच्छा सर बस थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा हो गई और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा हो गई और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा यही बात है। आप क्वेश्चन को फिर एक बार रीड आउट कर लें, आप क्वेश्चन को फिर एक बार रीड आउट कर लें, मैं फिर इसके सॉल्यूशन पे बात करता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख 20 लाख, अदर इनकम आपको दी है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और उसके बाद टोटल रेट टैक्स रेट लिखा हुआ है। ठीक है सर, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अब आप देखो, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आया बेटा। अब कुछ नहीं करना आपको, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख था, ये 30 लाख है। अदर इनकम जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा, परसेंटेज में दिया हुआ है, देखो 20 लाख का 20% और 30 लाख का 15%। तो जब मैंने 20 लाख का 20% निकाला, मैंने इसे सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है, मैंने नीचे सॉल्व भी करके दिखाया है। 20 लाख का 20% 4 लाख, और बेटे 30 लाख का 15% 4.5 लाख। हाँ सर आपने सॉल्व भी करके दिखाया, तो बेटे यहाँ देखो, यहाँ लिखा मैंने 4 लाख, यहाँ मैंने लिखा 4.5 लाख, कितना इंक्रीज हो गया बेटा 50,000। हाँ सर 50,000 हो गया। बेटे अगर यहाँ 50,000 इंक्रीज हो गया तो परसेंटेज निकाल लो आप उसका। ठीक है सर। बेटे फिर हमें क्या करना था, हमें टोटल रिवेन्यू निकालना था। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें, 1+2, अगर हम 1+2 कर लें तो कितना आ जाएगा 24 लाख, और 34 लाख, 34 लाख कितना 50,000, 30 लाख प्लस 4.5 लाख, 34,50,000। हाँ सर बिल्कुल वही आ गया। तो बेटा देखो, अगर 24 लाख आ रहा है और 34,50,000 आ रहा है, तो टोटल रेवेन्यू क्या आ गया, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो 20 लाख प्लस 4 लाख 24 लाख, 30 लाख प्लस 4.5 लाख 34,50,000। बेटा कितना इंक्रीज हो गया, ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस 10,50,000। सर एक्सपेंसेस हमें कितने दिए हुए हैं बेटा, वो भी देखो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे 60% लिखा है, यहाँ 50% लिखा है, तो 20 लाख का 50% 10 लाख, 30 लाख का 60% 18 लाख। सर आपने इसको भी सॉल्व किया है, हाँ बेटा। सर हमें भी सॉल्व करना है, नहीं नहीं, आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। 20 लाख का 50% 10 लाख, 30 लाख का 60% 18 लाख। सर यहाँ आपने लिख दिया एक्सपेंसेस 10 लाख, यहाँ पे आपने लिखे 18 लाख, कितना इंक्रीज हो गया 8 लाख। तो बेटा टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा।
24 लाख माइनस 10 लाख 14 लाख, 34 लाख 50,000 माइनस 18 लाख 16 लाख 50,000, 14 लाख से 16 लाख 50,000 हो गया, कितना आ गया बेटा? 2.5 लाख। सर टैक्स रेट 30% था, तो 14 लाख का 30% 4,20,000, 16,50,000 का 30% 4,95,000, कितना इंक्रीज हो गया? 75,000। ये बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया और परसेंटेज आपको निकालना आता ही है। अच्छा सर, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमें कितने मार्क्स के लिए आते हैं? बेटे आपके पास 3 नंबर के लिए आएंगे। ओके सर। तो बेटे आज वाली क्लास के अंदर आपने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख लिया। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए, मैंने आपको सारी बातें डिटेल में समझा भी दी। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेगा। मैं आपको ये वीडियो क्लास भेज रहा हूँ, ठीक है? आप इसके बाद असाइनमेंट जो भेजूंगा आप वो असाइनमेंट कर लेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है बेटा, धन्यवाद।